Good morning, students. Today we are going to start our chapter number 6, My Childhood. This is actually the sixth chapter. That is what is the name of the chapter is My Childhood. This chapter is about the childhood experiences that had been shared by our former president, Mr. APJ Abdul Kalam. So, students, you can see from the picture, this is our former president, APJ Abdul Kalam, and it's his childhood photo. So actually this chapter is an extract from his book that is Wings of Fire, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ की सारी एक तरह की बायोग्राफी ही लिखी थी, उनकी बायोग्राफी थी. तो उसमें से ये एक जस्ट एक्सट्रैक्ट है ये चैप्टर माय चाइल्डहुड, जिसमें APJ अब्दुल कलाम ने इस तरह के एक्सपीरियंसेस चैप्टर में शेयर किए हैं जिसका उनकी लाइफ पर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहा. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर राइट नाउ. Can you think of any scientist who also have been a statesman? क्या आपने कभी ऐसा साइंटिस्ट देखा है, सुना है उनके बारे में, जो कि एक राजनेता भी थे? Just think about it, students, and then answer this. APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense, and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, और उनकी जो भी डिस्कवरीज थी, जो भी उनके प्रोजेक्ट्स थे, उन्होंने बहुत हेल्प किया है हमें स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में और 21st सेंचुरी में. सो वो हमारे 2002 में 11th प्रेसिडेंट बने. इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड. तो उनकी जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये एक एक्सट्रैक्ट है, जस्ट उनकी अलग से ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने विंग्स ऑफ फायर जिसका नेम है, उसमें से ये एक पार्ट लिया गया है जिसमें उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया है. सो आप सबको पता है बहुत अच्छे से कि जो अब्दुल कलाम थे वो बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे. उन्होंने ही वॉज नोन एज द बेस्ट साइंटिस्ट इन न्यूक्लियर टेस्टिंग. तो उन्होंने बहुत बार न्यूक्लियर टेस्टिंग में मतलब उन्होंने की है उस टाइम पे, और भी बहुत सारे उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में. यू कैन इवन रीड अबाउट दैट. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर माय चाइल्डहुड. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. My father, Jainulabdin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. तो वो क्या बता रहे हैं कि मैं एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में मेरा जन्म हुआ था, जो कि मतलब रामेश्वरम एक आइलैंड है बेटा साउथ में, जो कि पहले अर्शवाइल रामेश्वरम में जो मद्रास स्टेट में था वहाँ पर स्थित है. नाउ आई विल शो यू रामेश्वरम कहाँ पर था. See here where there was Madras actually now it is known as Chennai. तो यहाँ पे देखिए, you can see here the colored part. हाँ जी, here is रामानाथापुरम, और यहाँ पे जो एरो है ये here there was रामेश्वरम. ठीक है. So actually you can see that it was like a coastal area. यहाँ पे ये एक छोटा सा आइलैंड सा था. तो कहते हैं कि मेरे फादर जो है जैनुलब्दीन जो थे, उनकी ज़्यादा उनके पास एजुकेशन नहीं थी, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन जो एजुकेशन हम स्कूल्स में जाके लेते हैं, लेकिन ना ही वो ज़्यादा अमीर थे, ना ही उनके पास ज़्यादा वेल्थ थी, लेकिन फिर भी इन डिसएडवांटेजेस के होते हुए भी उनमें ही वॉज हैविंग अ ट्रू जनरॉसिटी ऑफ स्पिरिट. Sorry, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. तो उनमें लेकिन फिर भी ये एजुकेशन के ना होते हुए भी उनमें एक बहुत ही इनेट विजडम था. सी हियर, इनेट इज जो इनबॉर्न हो, अंदर से ही पहले से ही हमारे में हो, क्वालिटी और फीलिंग इन वंस नेचर. और जनरॉसिटी, आपको पता है, उदारता, इन चीज़ों, इन ये भावना जो थी उनमें पहले से ही थी. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट in my mother
Ashiyama, I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. तो कहते हैं कि उनका एक एक अच्छा आइडियल उनका हाल हेल्पमेट कौन था, मेरी मदर, मेरे फादर का हेल्पमेट कौन था, मेरी मदर, जिनका नाम आशिया माँ था। तो कहते हैं मुझे याद नहीं है, आई डू नॉट रिकॉल कि कितने एग्जैक्टली कितने लोगों को उन्होंने खाना खिलाया है एवरी डे, कितने लोगों को वो रोज़ खाना खिलाती थी। एंड आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो मतलब जितने लोग हम थे घर में खाने वाले इकट्ठे होकर, उनसे कहीं गुना ज़्यादा लोग जो थे वो हमारे घर पर आके खाना खाते थे। मतलब इतनी उदार नेचर की थी उनकी मदर भी, जो कि सेवा भावना में बहुत मतलब विश्वास रखती थी। I was one of my many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. तो कहता है जो अब्दुल कलाम बोल रहे हैं कि मैं मेरे पेरेंट्स के बहुत सारे चिल्ड्रन में से एक चिल्ड्रन था जो कि एक शॉर्ट सा बॉय था, रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, लेकिन मेरी कोई कोई खास लुक्स नहीं थी। चाहे मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टॉल और हैंडसम थे दिखने में, लेकिन मैं उनके जैसा नहीं था। यू कैन सी, आई विल शेयर द पिक्चर विद यू। सी हियर द पिक्चर ऑफ APJ अब्दुल कलाम। दिस इज़ एक्चुअली सो उनकी जो पेरेंट्स थे, आपको देखने से ही लग रहे वो बहुत टॉल थे, गुड लुकिंग थे। उनके बाकी के ब्रदर सिस्टर्स भी जो थे वो मतलब गुड लुकिंग थे, टॉल थे, लेकिन जो अब्दुल कलाम थे वो इतने टॉल नहीं थे। तो वो अपने आप को समझते कि अपने पेरेंट्स के जितने वो हैंडसम नहीं थे। ओके, we lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameshwaram. तो कहते हैं वो अपने पूर्वजों वाले घर में, एंसेस्ट्रल क्या होता है बेटा, जो उनके पूर्वजों का घर हो। तो उनके कहते हैं हम अपने पहले वाले घर में, पूर्वजों वाले घर में रहते थे, जो कि 19th सेंचुरी में बनाया गया था। इट वॉज़ अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा पक्का हाउस था जो कि लाइमस्टोन और ब्रिक से बना हुआ था। कहाँ पर, जो मस्जिद वाली जो गली है रामेश्वरम में, वहाँ पर। I will show you the picture of the ancestral house of Abdul Kalam. See here. So like this, he was having a big pakka house, okay, where their whole family used to live. Now where that house used to be situated, यहाँ पे इस तरह का मतलब अब ये प्रेजेंट में ऐसा हाउस है उनका, हाउस ऑफ कलाम यहाँ पे लिखा गया है रामेश्वरम में। ठीक है, यहाँ पे एक तरह की गैलरी बनाई गई है। ठीक है, सो यहाँ पे एक तरह का एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इनको इसको बनाया गया है ताकि लोग इसको आके विजिट करें, देखें। ठीक है, सो दिस इज़ द इन प्रेजेंट उनका हाउस ऐसा है। My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. तो कहते हैं austere, मैं इसको अंडरलाइन करना, आई कुडेंट अंडरलाइन दिस। तो ऑस्टियर क्या होता है, बहुत ही सिंपल और स्ट्रिक्ट एंड सेवर। तो बहुत सिंपल लिविंग जो पर्सन होता है उसको हम ऑस्टियर बोल देते हैं। तो कहते हैं मेरे जो सीधे साधे से सिंपल से मेरे जो फादर थे, तो वो मोस्टली वो अवॉइड करते थे इन एसेंशियल कम्फर्ट्स को, जो भी लाइफ के कम्फर्ट्स या लग्जरीज, उनको बहुत वो अवॉइड करते थे। लेकिन फिर भी हम लोगों को बेसिक जो नेसेसिटीज़ थी वो सभी नेसेसिटीज़ हमें प्राप्त होती थी। कौन सी नेसेसिटीज़, फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स। और इवन मैं ये भी बोलूँगा कि हमारा जो चाइल्डहुड था, मेरा जो चाइल्डहुड था, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चाइल्डहुड था, इमोशनली भी और मटीरियली भी। मटीरियली कैसे कि जो मटीरियल हमारी बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि फूड,
क्लोथ्स, मेडिसिन, जो भी उनका घर, ये सब कुछ प्रोटेक्शन, ये सब कुछ उनको मटेरियली भी प्राप्त होता था जितनी उनको मात्रा में चाहिए था। इमोशनली कैसे हम सिक्योर होते हैं, जब हमारी जो फैमिली मेम्बर्स हैं दे आर ऑलवेज विद अस, और वो हमें अच्छे संस्कार दें, हमारे जो घर का वातावरण है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, दैट इज़ वहाँ पे हम बोल देंगे कि हमारी जो फैमिली का एनवायरनमेंट है दैट इज़ इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. तो कहते हैं कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी। आप सबको पता है वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 में हुई थी 1917 या 18 तक, और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी जो कि 1945 में जाके ख़त्म हुई थी। तो कहते हैं कि मैं तब 8 इयर्स का था। कहते हैं लेकिन पता नहीं किस रीज़न से अभी तक मुझे पता नहीं चला कि तब जो थी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे टैमरिन सीड्स क्या होते हैं, इमली होती है ना, इमली के जो बीज होते हैं, टैमरिन सीड्स की जो डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ गई थी। एंड आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप। तो मैं टैमरिन सीड्स को कलेक्ट करके उसको एक प्रोविज़न किराना वाली शॉप पर बेच देता था जो कि मॉस्क स्ट्रीट पर स्थित थी। अब टैमरिन सीड्स यू कैन सी हियर, इमली के जो बीज थे, इनके बीज जो थे ये एक्चुअली एक प्लांट पे उगती है इमली, यू नो दैट वेरी वेल। तो उसके जो बीज थे उनकी डिमांड क्यों बढ़ गई थी, एक्चुअली ये बोला जाता है कि तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे टैमरिन सीड्स जो थे दे वर ग्राउंड डाउन और वो रोस्टेड टू मेक, तो वो टैमरिन सीड्स जो इकट्ठे करके जो रोस्ट किए जाते थे ताकि एक कर्नल पाउडर बनाया जाए विच वॉज यूज एज अ साइजिंग एजेंट फॉर टेक्सटाइल्स लाइक जूट एंड कॉटन। एक तो वो उस समय में टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज में टैमरिन सीड्स बहुत यूज़ होते थे ताकि जूट और कॉटन के जो भी फैब्रिक बनाया जाता था उसमें यूज़ होता था, एक एजेंट की तरह, एक एज अ पाउडर यूज़ होता था। ठीक है। और सेकंड क्या था, और वहाँ एक ये एज अ फ्यूल भी यूज़ होता था, प्रोड्यूसर गैस, फ्यूल फॉर प्रोड्यूसर गैस यूनिट दैट पाउडर इंडियन कार्स एंड ट्रक्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। तो मेनली जो है ये जो टैमरिन सीड्स हैं ये एज अ फ्यूल यूज़ होते थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे। ठीक है। तो इसी वजह से इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई थी। तो क्या बोल रहे हैं अब्दुल कलाम कि वो कलेक्ट करके बेच देते थे और अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वर्ल्ड वॉर which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Our area, being isolated, was completely unaffected by the war, but soon India was forced to join the। तो क्या बता रहे हैं, कहते हैं कि जब वो टैमरिन सीड को बेचते थे तो पूरे दिन की कलेक्शन से उनको एक आना तो मतलब वो कमा लेते थे, फैच कर लेते थे। अब उसको वो प्रिंसली अमाउंट सम क्यों बोल रहे हैं, जनरस, मतलब उनके लिए उस समय में वही बहुत बड़ी अमाउंट थी, वो सेटिस्फाइड थी, इस वजह से वो प्रिंसली अमाउंट बोल रहे हैं। तो कहते मेरे ब्रदर इन लॉ जो थे, मेरे जीजा जी जो थे जलालुद्दीन, वो हमेशा मुझे बताया करते थे वर्ल्ड वॉर के बारे में, स्टोरीज़ के बारे में बताया करते थे, जो कि जिनके बारे में मैंने बाद में दिनामणि एक न्यूज़पेपर का नेम है उसमें कहते उसकी हेडलाइंस में मैंने बाद में वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में मैं देखा करता था। लेकिन हमारा जो एरिया था, आपको पहले ही बताया, जो रामेश्वरम है वो आइलैंड था, वो बहुत आइसोलेटेड एरिया था, तो वो बिल्कुल ही अनअफेक्ट रहा वर्ल्ड वॉर से। लेकिन बहुत जल्दी ही इंडिया वॉज फोर्स टू जॉइन द एलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। तो इंडिया को जल्दी ही उसको फोर्स किया गया कि वो भी ज्वाइन करे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, और फिर वहाँ पे एक स्टेट ऑफ एमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। अब एमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन होती है किसी कंट्री में जब प्रेसिडेंशियल रूल हो जाता है। ठीक है। जब कोई भी प्रेसिडेंशियल रूल हो जाता है, जो भी बेसिक जो भी फैसिलिटीज़ लोगों को, जैसे कर्फ्यू जैसा होता है ना, जैसे कर्फ्यू होता है उस तरह का एक एटमॉस्फेयर हो जाता है, सब जगह बिल्कुल बंद हो जाता है, शॉप्स वगैरह बंद हो जाती, बाज़ार बंद हो जाते हैं। तो ऐसा कहते हैं स्टेट ऑफ एमरजेंसी डिक्लेयर हो गया था।
क्योंकि आप सबको पता है एट दैट टाइम इंडिया वॉज सॉर्ट ऑफ मतलब इंडिया जो था वो इट वॉज रूल्ड बाय ब्रिटिश, जो कंपनीज थी ब्रिटिशर्स के अंडर था इंडिया, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही इंडिया को चलाते थे। तो हमें यहाँ के यूथ को तब बहुत फोर्सफुली भेजा गया था, हालांकि हमारा कुछ लेना देना नहीं था वर्ल्ड वॉर में, लेकिन मेनली अब वो अलाइड फोर्सेस कौन कौन सी थी, अलाइड फोर्सेस थी आर्मीज ऑफ यूके, यूएसए, रशिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब आप नाइन्थ में असेसमेंट चैप्टर्स पढ़ेंगे, इसमें रेवोल्यूशन के बारे में आपको चैप्टर आएगा या आ गया होगा हिस्ट्री में, उसमें आप बहुत डीपली पढ़ेंगे इसके बारे में। आप सबको पता है किसी भी वॉर के लिए 2 पार्टीज़ होनी चाहिए, तो जो एक पार्टी है वो किसकी बन गई, यूके, यूएसए और रशिया, इन ये तीनों इकट्ठे हो गए। तो इसमें एज जो यूके के अंडर हमारा जो ब्रिटिश यूरोपियन जो ब्रिटिशर्स थे उनके अंडर हमारा इंडिया था, तो इंडिया के यूथ को भी फोर्सफुली ज्वाइन करना पड़ा वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। तो ये बताया गया, इसी वजह से वहाँ पे इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। The first casualty came in the form of suspension of the train halt at Rameshwaram station. The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanuskodi. तो कहते हैं सबसे पहले इसका क्या इफेक्ट था, सबसे पहली घटना क्या थी, कैजुअलिटीज़ घटना क्या थी कि ट्रेन हॉल्ट को, जो भी ट्रेन जैसे ट्रेन हॉल्ट होता है, ट्रेन जैसे स्टॉप करती है जिस जिस जगह पे, वो बिल्कुल बंद कर दिया गया, कहीं पर भी नहीं वो रुकती थी। एट द रामेश्वर स्टेशन वहाँ पे बिल्कुल सस्पेंड कर दिया कि किसी स्टेशन पे ऐसे भी बीच बीच में नहीं रुकेगी। तो फिर अब क्या करते थे, मूविंग ट्रेन में से ही न्यूज़पेपर को, अब क्योंकि न्यूज़पेपर जो थे बंडल थे उनको थ्रो किया जाता था आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। ठीक है, तो उसी रोड पर मूविंग ट्रेन से ही न्यूज़पेपर के बंडल्स को फेंका जाता था। That forced my cousin Samsudin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally, I filled the slot. सो कहते हैं इसी वजह से जो मेरा कज़न था उसका नेम था शमसुद्दीन, जो कि एक न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था रामेश्वरम में, उसको मतलब उसको वो फोर्स मजबूर हो गया कि वो एक हेल्पिंग हैंड को, साथ में किसी की हेल्प ले कि वो न्यूज़पेपर को कलेक्ट करने के लिए। और सच में क्योंकि बंडल ऊपर से फेंकते थे तो उसको कैच भी करना था, पकड़ना था, कलेक्ट करना था, उसके लिए उसको हेल्पिंग हैंड चाहिए था। तो सच में शायद मैंने उस स्लॉट को भर दिया और मैंने उसके हेल्पिंग हैंड का एज अ काम किया। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. तो कहते हैं शमसुद्दीन ने मुझे हेल्प किया कि मैं अपनी पहली वेज जो थी वो कमा सकता, पहली कमाई करता। और आज 50 सालों के बाद, हाफ अ सेंचुरी, 50 साल के बाद भी कहता है कि कह रहे हैं कि मुझे आज भी मैं उस प्राइड, गर्व का जो मोमेंट है वो अभी भी मेरे में सर्ज होता है, राइज होता है, ये चीज़ सोचकर कि मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली कमाई की थी उस समय, फर्स्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एवरी चाइल्ड is born with third देखिए बेटा, paragraph 4 sorry. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. I inherited honesty and self-discipline from my father, from my mother. I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. तो कहते हैं कि हर एक जो चाइल्ड है वो कुछ ना कुछ इनबॉर्न इनहेरिटेड करेक्टर्स जो हैं, कुछ ना कुछ इनबॉर्न जो हमारे बिहेवियर में जो कुछ ना कुछ ट्रेट्स आ जाते हैं वो ग्रहण करता है, इनबॉर्न उसमें वो ट्रेट्स होते हैं एक स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक कल्चर के, इन्वायरमेंट के, इमोशनल इन्वायरमेंट के। और वो जो हर एक मतलब जो चाइल्ड है वो एक अलग से ही वातावरण में उसको
पाला पोसा जाता है, ट्रेंड इन सर्टन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी। फिगर ऑफ अथॉरिटी फैमिली को बोला गया है, पेरेंट्स को बोला गया है, तो उसी वातावरण में वो बड़ा होता है, उसकी पालन पोषण होता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी, तो लेकिन मैंने क्या इंट्रिंसिक मैंने कौन सा ट्रेड ग्रहण किया अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से मैंने ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन ये ग्रहण किया, और अपनी मदर से फेथ इन गुडनेस एंड विश्वास, अच्छाई में विश्वास, और डीप काइंडनेस, और एक बहुत गहरा काइंडनेस, सबको पता है, ठीक है, एक सिंपैथेटिक भावना किसी के साथ रखना, दयालु भावना रखना, तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने अपने पेरेंट्स से ग्रहण की। और मेरे बाकी के जो ब्रदर सिस्टर्स थे उन्होंने भी सेम ये वाले ट्रेट्स को ग्रहण किया हमारे पेरेंट्स से। I had 3 close friends in my childhood, Ramanatha Shastri, Arvinathan and Shiva Prakash। तो उनके 3 फ्रेंड्स थे, रामानंदन, ठीक है, शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। All these boys were from orthodox Hindu Brahmin families. As children, none of us ever felt any difference among ourselves because of our religious differences and upbringing। तो कहते हैं कि अब देखो उनके तीनों के तीनों फ्रेंड्स वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स, बहुत ही रूढ़िवादी कंजर्वेटिव हिंदू फैमिली से थे, लेकिन फिर भी कहते हैं एक बच्चे होते हुए हमने कभी भी अपने आपस में कभी डिफरेंस नहीं हमने फील किया कि हाँ भी मतलब वो हिंदू हैं और मैं मुस्लिम हूँ। हमने अपना रिलीजियस डिफरेंसेस को, चाहे हमारा पालन पोषण अलग अलग वे से हुई थी, लेकिन हमने ये चीज़ें कभी भी अपने बीच में नहीं आने दी। In fact, Ramanathan Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the high priest of Rameshwaram temple. Later he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father। So कहते हैं जो रामानंदन शास्त्री थे वो कौन थे, वो जो रामेश्वरम टेम्पल के हेड प्रीस्ट थे उनका पुत्र थे वो रामानंदन शास्त्री, जिनका नेम था, उनके फादर का नेम क्या था, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। और लेटर ऑन उन्होंने भी प्रीस्टहुड जो था, पंडित, वो हेड पंडित थे, तो वो भी रामानंदन भी हेड पंडित ही बने बड़े होकर। अपने फादर से उन्होंने ये इनहेरिट कर ली, गद्दी ले ली उनकी बड़े होकर। Arvinathan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiva Prakashan became a catering contractor for the southern railways। तो जो अरविंदन थे वो क्या बन गए, उन्होंने, उनका बिजनेस किस चीज़ का था, जो यात्री थे, रामेश्वरम बेटा बहुत बड़ा टेम्पल है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो यात्री आया करते थे उनके लिए ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटीज अरेंज करने का उनका बिजनेस था अरविंदन का, जो उनके सेकंड फ्रेंड थे अब्दुल कलाम के। और थर्ड जो उनके फ्रेंड थे शिवा प्रकाशन, वो केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए। केटरिंग आपको पता है, जो बाकी के खाने पीने की व्यवस्था करते हैं पिलग्रिम्स के लिए, फॉर द सर्दर्न रेलवेज, किनके लिए, जो साउदर्न रेलवेज थी उनमें केटरिंग की उनका बिजनेस हो गया। सी हियर द पिक्चर, ये पिक्चर एक्चुअली अब्दुल कलाम की फैमिली की है, जो कि अवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। वी जस्ट रीड अबाउट दिस। अब देखिए 5th पैराग्राफ देखिए। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद द special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near our house. Events from the Ramayana and from the life of the prophets were the bedtime stories my mother and my grandmother would tell the children in our family। तो कहते हैं कि हम जो श्री सीता रामा कल्याणम, अब ये एक सेरेमनी थी जो उस समय में, अभी भी इवन होती है रामेश्वरम में, ये एक सेरेमनी की जाती थी जब राम और सीता की शादी की जाती थी। रामेश्वरम जो राम तीर्थ एक तरह का वहाँ पे जगह है, पॉन्ड है, तालाब है, जहाँ पर उनकी मैरिज की जाती थी। मैरिज साइट एक अलग से बनाई जाती थी, क्योंकि जो ये अब्दुल कलाम थे, इनका घर जो था आइलैंड के पास ही था, ठीक है। तो उनका काम क्या होता था, उनकी सारी फैमिली बोट्स अरेंज करती थी जिसमें जो राम और सीता की आइडल्स को, मूर्तियों को वहाँ से
मैरिज साइड जहाँ पे मैरिज उनकी की जाती थी वहाँ उस साइड पे लेके जाया जाता था। तो इसका काम उनकी फैमिली किया करती थी, क्योंकि उनका जो घर था वो बिल्कुल जो रामतीर्थ पॉन्ड है उसके पास ही था। सो कहते हैं कि मतलब इससे उन्होंने क्या शो किया है बेटा, सी हियर फ्रॉम द पिक्चर, कि बीइंग अ मुस्लिम उन्होंने कभी भी उनकी फैमिली में भी ये चीज़ कभी भी सिखाई ही नहीं जाती थी कि हम एज अ मुस्लिम हिंदूज वाली जो सेरेमनीज़ हैं उसमें उसमें क्यों काम करें या उसमें क्यों अपना योगदान डालें। ठीक है, कि मतलब वो शुरू से ही बहुत ही ओपन ब्रॉडन माइंड की उनकी फैमिली थी, और उनको भी इस तरह की ही ट्रेट्स, इस तरह के ही संस्कार दिए गए थे। तो कहते हैं कि रामायणा जो थी, रामायणा और जो भी प्रॉफिट्स बोले जाते हैं, जो भी फरिश्ते होते हैं जिनके बारे में आगे संत जो होते हैं प्रॉफिट्स, उनके बारे में जो कहानियाँ थी, ये बेड टाइम में मेरी मदर और मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो दोनों ये सम स्टोरीज़ हमें हमारे घर के बच्चों को सुनाया करती थी। कभी रामायणा में से कुछ किस्से, इवेंट्स फ्रॉम रामायणा, और कभी कभी कुछ संत सिपाहियों की स्टोरीज़ हमें रात को सोते वक्त वो सुनाया करती थी। तो अप टू द पैराग्राफ नंबर 5 वी हैव रेड। नाउ you will do the related questions, okay, from with of that we have read up to this, okay, we have read up to 5th paragraph। तो इसके related जितने भी questions हैं बेटा, you will have to just write down in your notebook and learn them also। thank you, have a nice day।